सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। तो चलिए बच्चों, फटाफट से आज की अपनी इस वीडियो क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों, प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 1 के हमें ये 4 पार्ट्स दे रखे हैं और हर एक पार्ट में हमें एक एक संख्या दे रखी है। ठीक है, हमें यहाँ ये बताना है कि इन संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये समझो कि ये वर्गमूल क्या होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमें ये जो भी संख्याएं दे रखी हैं ये किसी ना किसी संख्या का वर्ग हैं और ये संख्याएं जिन भी संख्याओं का वर्ग हैं वे संख्याएं बच्चों इन संख्याओं का वर्गमूल है। चलिए इसको एक उदाहरण से अच्छे समझाता हूं। देखो बच्चों, 12 का वर्ग ये होता है बच्चों 12 गुणा 12 यानी 144। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई 12 का वर्ग बताओ तो आपका आंसर हो जाएगा 144। ठीक है ना। और बच्चों, कोई आपसे अगर ये पूछे कि भाई 144 का वर्गमूल बताओ तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, समझ में आया। एक और उदाहरण ले लेते हैं। 11 का वर्ग होता है बच्चों 11 गुणा 11 यानी 121। ठीक है, अब बच्चों अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई 11 का वर्ग बताओ तो आपका आंसर हो जाएगा 121। और कोई ये पूछे कि भाई 121 का वर्गमूल बताओ तो आपका आंसर हो जाएगा भाई 11। ठीक है, समझ में आ गया। वर्गमूल 12 144 का वर्गमूल है। क्यों? क्योंकि 144 12 का वर्ग है। इसी प्रकार से 11 121 का वर्गमूल है। क्यों? क्योंकि 121 11 का वर्ग है। ठीक है, आई होप आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब एक छोटी सी बात और समझा देता हूं। देखो बच्चों, ये जो वर्ग संख्याएं होती है ना, इनका इकाई का अंक हमेशा या तो 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा या फिर होगा 0। ठीक, यानी अगर किसी संख्या का इकाई का अंक का मतलब है किसी संख्या का बिल्कुल लास्ट वाला नंबर। ठीक है, तो अगर किसी भी संख्या का बिल्कुल लास्ट वाला नंबर 1 4 5 6 या 9 या फिर 0 है तो ऐसी संख्या एक वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक, और बच्चों अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 या फिर 8 है तो ऐसी संख्या कभी भी एक वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात भी अच्छे समझ में आ गई होगी। अब एक छोटी सी बात और समझा देता हूं। देखो बच्चों, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है, क्या है? 1 है, तो इस संख्या के वर्गमूल का इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर होगा बच्चों 9। ठीक है, समझ में आया। ओके, और बच्चों अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 4 है, क्या है? 4, तो इस संख्या के वर्गमूल का इकाई का अंक 2 होगा या फिर होगा बच्चों 8। ठीक है, ओके, और बच्चों अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो इस संख्या के वर्गमूल का इकाई का अंक हमेशा 5 ही होगा। ठीक है, और बच्चों अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है, कितना है? 6, तो भाई इस संख्या के वर्गमूल का इकाई का अंक हमेशा 4 होगा या फिर होगा भाई 6 छंग 36 यानी 6। ठीक, किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 6 है तो इस संख्या के वर्गमूल का इकाई का अंक 4 या 6 होगा। ठीक है, और बच्चों अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 9 है तो भाई इस संख्या के वर्गमूल का इकाई का अंक 3 या 7 होगा। ठीक, और बच्चों अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, क्या है? 0, तो इस संख्या का इकाई का अंक हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया बच्चों? अब चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो भाई यहां पर हमसे क्या पूछा है कि यहां ये जो भी संख्याएं दे रखी हैं इन संख्याओं के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या हो सकता है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें ये जो संख्या दे रखी है इसका इकाई का अंक क्या है? 1 है, और अभी अभी मैंने बताया कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 होता है तो इस संख्या के वर्गमूल का इकाई का अंक 1 या 9 होगा। ठीक है,
तो वही फर्स्ट पार्ट का यहां हम आंसर लिख देते हैं कि भाई इस संख्या के वर्गमूल का इकाई अंक 1 या फिर 9 होगा। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में बच्चों हमें ये जो संख्या दे रखी है इसका इकाई अंक क्या है, 6 है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 है तो इस संख्या के वर्गमूल का इकाई अंक 4 होगा या फिर होगा 6। ठीक है, तो भाई सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 4 या 6। ठीक, ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। अब बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हमें ये जो संख्या दे रखी है इसका इकाई अंक 1 है। और बच्चों अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 होता है तो इसके वर्गमूल के इकाई अंक क्या होगा, 1 या 9। ठीक है, तो भाई थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा 1 या 9। ठीक, अब बात कर लेते हैं लास्ट पार्ट की यानी फोर्थ पार्ट की। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में हमें ये जो संख्या दे रखी है इसका इकाई अंक है 5। तो भाई इस संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा, भाई अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उस संख्या के वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा 5, यानी फोर्थ पार्ट में जो भी संख्या दे रखी है इस संख्या के वर्गमूल का इकाई अंक हो जाएगा 5। ठीक है, यहां पर बच्चों हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में बच्चों हमें ये 4 संख्याएं दे रखी हैं। हमें यहां ये बताना है कि इन चारों संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन बच्चों यहां पर हमें कोई भी गणना नहीं करनी है, यानी बिना गणना किए ही हमें यह बताना है कि इन चारों में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, केवल देखकर बताना है। ठीक है, तो देखो बच्चों प्रश्न नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 है या फिर 4 है या 5 है या 6 है या 9 है या 0 है तो ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन बच्चों अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 है या 3 है या 7 है या फिर 8 है तो ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहां पर बस हमें यही देखना है, इन संख्याओं के हमें इकाई के अंक देखने हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 153, इसमें इकाई का अंक 3 है तो बच्चों ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें संख्या दे रखी 257, इसमें इकाई का अंक 7 है तो बच्चों ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 408, इसमें इकाई का अंक 8 है तो बच्चों ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फोर्थ पार्ट में हमें संख्या दे रखी 441, इसमें इकाई का अंक 1 है तो बच्चों ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट में दी गई संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिख दोगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, उम्मीद है सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 3 में बच्चों हमें ये दो संख्याएं दे रखी हैं 100 और 169। हमें इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है और वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें बार बार घटाने की विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों इस विधि में हम क्या करते हैं, हमें जिस भी संख्या का वर्गमूल निकालना होता है उस संख्या में से हम 1 से शुरू करते हुए बारी बारी से क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हैं और जब घटाने पर हमें 0 प्राप्त होता है तो हम ये देखते हैं कि हमने कितनी विषम संख्याओं को घटाया है। जितनी भी विषम संख्याओं को हमने घटाया है वो नंबर हो जाता है वर्गमूल। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, बाकी की चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों सबसे पहले हम 100 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमें 100 का वर्गमूल निकालना है तो इसको हम लिखेंगे रूट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ हमें बार बार घटाने वाली विधि का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, भाई 100 में से हम पहली विषम संख्या घटाएंगे। बच्चों विषम संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहली विषम संख्या कौन सी है, 1 है। ठीक है, तो हमें 100 में से 1 को घटाना है। जब हम 100 में से 1 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 99। ठीक है, अब हमें इस 99 में से अगली विषम संख्या घटानी है। तो भाई 1 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी है, 3 है, तो हमें 99 में से 3 को हटा लेना है तो हमें मिलेगा भाई 96। ठीक है, अब बच्चों हमें इस 96 में से अगली विषम संख्या घटानी है। तो भाई 3 के बाद अगली विषम संख्या है 5। ठीक है, तो 96 में से हम 5 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 91। अब बच्चों हमें 91 में से अगली विषम संख्या घटानी है। तो भाई 5 के बाद अगली विषम संख्या होती है 7, तो हमें 91 में से 7 को घटा लेना है।
91 में से 7 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 84। ठीक है, अब बच्चों हमें 84 में से अगली विषम संख्या घटानी है। तो 7 के बाद अगली विषम संख्या होती है 9। 84 में से 9 को घटाएंगे तो बच्चों हमें कितना मिलेगा भाई, हमें मिलेगा 75। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है, 75 में से अगली विषम संख्या घटानी है। तो भाई 9 के बाद अगली विषम संख्या होती है 11। ठीक, अब 75 में से 11 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 64। ठीक है, अब बच्चों हमें 64 में से अगली विषम संख्या घटानी है। तो 13 के बाद अगली विषम संख्या है, 11 के बाद अगली विषम संख्या है 13। तो हमें 64 में से 13 घटाना है। 64 में से 13 को घटाएंगे हमें मिलेगा 51। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ओके, अब बच्चों हमें 51 में से अगली विषम संख्या घटानी है। तो 13 के बाद अगली विषम संख्या है भाई 15। ठीक है, तो भाई 51 में से हम 15 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 36। ठीक, अब हमें 36 में से अगली विषम संख्या घटानी है। तो भाई 15 के बाद अगली विषम संख्या है 17। ठीक, 36 में से 17 को घटाएंगे तो बच्चों हमें मिलेगा 19। ठीक, अब हमें 19 में से फिर से अगली विषम संख्या घटानी है। तो भाई 17 के बाद अगली विषम संख्या है 19। ठीक है, तो 19 में से हम 19 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0। ठीक, अब यहाँ बच्चों हमें 0 मिल गया। अब यहाँ हमें ये देखना है कि हमने भाई कितनी संख्याएं घटाई हैं। तो हमने घटाई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं घटाई हैं। तो भाई यही हो जाएगा वर्गमूल, यानी 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। ठीक है, आई होप सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगली संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। तो बच्चों हमारे पास दूसरी संख्या है 169। हमें इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है भाई, 169 में से पहली विषम संख्या को घटाना है। तो पहली विषम संख्या है 1। ठीक है, तो भाई 169 में से 1 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 168। अब बच्चों 168 में से अगली विषम संख्या घटानी है जो कि है 3। तो भाई हमें मिलेगा 165। ठीक है, 165 में से हम अगली विषम संख्या को घटाएंगे जो कि है 5। तो हमें मिलेगा भाई 160। अब 160 में से हम अगली विषम संख्या घटाएंगे जो कि है 7। तो भाई हमें मिलेगा 153। ठीक है बच्चों, अब बच्चों 153 में से हम अगली विषम संख्या को घटाएंगे जो कि है 9। तो बच्चों हमें कितना मिलेगा भाई, 153 में से 9 को घटाएंगे 144। ठीक है, अब बच्चों 144 में से हमें अगली विषम संख्या घटानी है। तो भाई अगली विषम संख्या है 11। 144 में से 11 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 133। 133 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे जो कि है 13। तो हमें मिलेगा भाई 120। ठीक, अब 120 में से हम अगली विषम संख्या घटाएंगे जो कि है 15। तो हमें मिलेगा भाई 105। ठीक है बच्चों, अब बच्चों 105 में से हम अगली विषम संख्या को घटाएंगे जो कि है 17। तो बच्चों हमें मिलेगा भाई 88। ठीक है, 88 में से हम अगली विषम संख्या को घटाएंगे जो कि है 19। तो भाई 88 में से 19 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 69 यानी 69। ठीक, अब बच्चों हमें 69 में से अगली विषम संख्या को घटाना है। तो 19 के बाद अगली विषम संख्या है भाई 21। ठीक, तो 69 में से 21 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा भाई 48। ठीक है, अब हमें 48 में से अगली विषम संख्या घटानी है जो कि है 23। तो हमें कितना मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा भाई 25। ठीक है, अब हमें बच्चों 25 में से अगली विषम संख्या घटानी है। तो भाई 23 के बाद अगली विषम संख्या है 25। ठीक है, तो 25 में से 25 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0। अब यहाँ हमें 0 मिल गया। अब हमें यहाँ ये देखना है कि हमने कितनी संख्याएं घटाई हैं। तो हमने घटाई हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 संख्याएं घटाई हैं। तो भाई 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है ये सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 4 में बच्चों हमें ये टोटल 10 संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, हमें इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं
एक एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हुआ चलूंगा, सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पहली संख्या में दे रखी 729, हमें इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें इस संख्या को रूट के अंदर लिख लेना है। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है 729 का वर्गमूल। ठीक, अब देखो बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, हमें जो भी संख्या दे रखी होती है सबसे पहले हम उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और बच्चों अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम दी गई संख्या को बारी बारी से अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, तो देखो बच्चों वे संख्याएं जो केवल और केवल एक से विभाजित हों या फिर खुद से विभाजित हों, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें केवल और केवल एक का भाग जाए या फिर खुद उस संख्या का भाग जाए, तो ऐसी संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और इसी प्रकार से आगे भी। तो बच्चों ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी संख्याओं में केवल और केवल एक का भाग जा सकता है या फिर खुद संख्या का भाग जा सकता है। इसके अलावा इन संख्याओं में किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो बच्चों यहां हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें 729 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो चलिए 729 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। और इसके लिए बच्चों हमें 729 को बारी बारी से इन अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। ठीक है, तो देखो बच्चों 729 में 2 का भाग नहीं जाएगा। ठीक, अब हमें चेक करना है कि क्या 729 में 3 का भाग चला जाएगा। भाई 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है? 3 है, तो हमें यह देखना है कि क्या 729 में 3 का भाग चला जाएगा। तो देखो बच्चों वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, तो वो संख्याएं भी 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। तो यहां भाई अंक हैं 7, 2 और 9। आप इन तीनों अंकों को जोड़ो। देखो 7 + 2 9, 9 + 9 18। ठीक है, तो हमें जोड़ने पर कितना मिला? 18 मिला। अब बच्चों 18 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी 18 में 3 का भाग चला जाएगा। तो बच्चों इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको 3 से भाग देना है। ठीक, 3 का भाग 7 में देंगे 2 बार जाएगा। ठीक है, 1 बचेगा 12 हो जाएगा। 3 का भाग 12 में 4 बार जाएगा। अब 3 का भाग 9 में वही जाएगा 3 बार। ठीक है, अब यहां हमें मिला है 243। अब हमें इस संख्या को भी अभाज्य संख्या से भाग देना है। अब क्योंकि बच्चों 243 में भी 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो हमें इस संख्या को फिर से 3 से भाग देना है। ठीक है, 3 से भाग देंगे। 3 का भाग 24 में 8 बार जाएगा और 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा। ठीक, अब यहां हमें मिला 81। अब बच्चों 81 भी 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो हमें इसमें फिर से 3 का भाग देना है। ठीक है, 3 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 3 दूनी 6, 2 बचेगा 21 हो जाएगा। फिर 21 में 3 का भाग जाएगा भाई 7 बार। 3 सत्ते 21। ठीक है, अब 27 में भी 3 का भाग चला जाएगा, तो फिर से हमें इसमें 3 का भाग देना है। 3 का भाग 27 में जाएगा 9 बार। ठीक, अब 9 में भी 3 का भाग चला जाएगा, तो भाई कितनी बार जाएगा? 3 3 9, 3 बार जाएगा। ठीक, अब 3 में भी 3 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 3 एकम 3। अब बच्चों यहां पर हमें 1 मिल गया, तो यहां हमें ये जो प्राप्त हुए हैं ये क्या है? ये 729 के अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो देखो बच्चों अब यहां हमें क्या करना है, रूट के अंदर है हमारा भाई 729। ठीक है, और 729 के अभाज्य गुणनखंड ये रहे, तो इन सभी को गुणा करके लिखना है। 3 गुणा 3 गुणा 3 कितनी बार है? देखो 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 6 बार लिखना है। 3 3 और फिर से 3। ठीक है, टोटल कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब बच्चों देखो अगर आप इन सभी को गुणा करोगे तो वापस से आपको मिल जाएगा 729। ठीक, तो भाई 729 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि बच्चों यहां हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर रूट के अंदर बच्चों संख्या का जोड़ा बन जाए तो एक संख्या रूट से आ जाती है बाहर। जैसे देखो इन दोनों का जोड़ा बना 3 3। ठीक, तो 1 3 आ जाएगा रूट के बाहर। ठीक, फिर यहां हम गुणा लगा लेंगे, लगा लिया। अब देखो इस 3 का भी जोड़ा बन गया, तो यहां से भी 1 3 आ जाएगा रूट के बाहर। ठीक, फिर हम गुणा लगा लेंगे। अब देखो बच्चों इन दोनों का भी एक जोड़ा बन गया, तो यहां से भी 1 3 आ जाएगा बाहर। ठीक,
तो भाई ये 3 3 3 रूट के आ गए बाहर, तो रूट के अंदर कुछ नहीं बचा। ठीक, क्लियर है भाई। जोड़े में से एक बाहर आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रूट के अंदर एक रह जाएगा। ठीक है, इस पूरे जोड़े को हम एक बार काउंट करेंगे, यानी यहां पर केवल एक बार 3 है। ठीक, इसी प्रकार से यहां पर भी एक बार 3 है और यहां पर भी एक बार 3 है। ठीक, तो ये तीनों 3 भाई रूट के आ गए बाहर। अब इनको गुणा कर लो, 3 3 9, 9 3 27, तो भाई आंसर हो जाएगा 27, यानी 729 का वर्गमूल हो जाता है 27। ये हो गया बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, आई होप सवाल आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए अब सेकंड पार्ट यानी दूसरी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो बच्चों दूसरी संख्या में दे रखी है 400। चलिए फटाफट से 400 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखो बच्चों 400 में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 400 के लास्ट में है 0, और जिन संख्याओं के लास्ट में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है या फिर 8 होता है, ऐसी संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमें 400 को 2 से भाग देना है। 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, और बचेंगे 2 0, तो यहाँ आ जाएंगे 2 0। ठीक है, अब बच्चों 200 में भी 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो 2 1 कम 2 और 2 0 बचेंगे, तो ये आ जाएंगे ज्यों के त्यों। अब 100 में भी 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, भाई 2 का भाग 10 में 5 बार जाएगा, 2 पंजे 10 और बचेगा 1 0, तो यहाँ आ जाएगा 1 0। ठीक है, अब 50 में भी 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 50 में 2 का भाग देना है, तो 2 का भाग 5 में 4 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, इधर 10 हो जाएगा, तो 2 पंजे 10। ठीक, तो 2 का भाग 50 में जाएगा 25 बार। अब 25 में 2 का भाग नहीं जाएगा, ना ही इसमें 3 का भाग जाएगा, तो 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी? 5 है, तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा। ठीक है, जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होता है वो संख्याएं 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, तो यहां हमें 5 का भाग देना है। 5 का भाग इसमें जाएगा 5 बार, 5 पंजे 25। ठीक है, अब 5 में भी 5 का भाग चला जाएगा एक बार, 5 1 5, यहां हमें 1 मिल गया, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब यहां हमें रूट के अंदर इन अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेना है। 2 है 4 बार और 5 है 2 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 हो गया 4 बार, और फिर गुणा में 5 गुणा 5, 5 हो गया 2 बार। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जोड़ा बनाना है। इन दोनों का जोड़ा बन गया, तो भाई 2 आ गया बाहर, गुणा इन दोनों का जोड़ा बन गया, तो ये भी 2 आ गया बाहर। ठीक है, गुणा इन दोनों का जोड़ा बन गया, तो भाई 5 भी आ गया रूट के बाहर। ठीक, अब इन सबको गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो भाई 400 का वर्गमूल हो जाता है 20। ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, चलिए तीसरी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। बच्चों तीसरी संख्या है 1764। चलिए 1764 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो बच्चों ये संख्या भी 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हमें 2 का भाग देना है। 2 का भाग 17 में कितनी बार जाएगा? 8 बार, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, 17 में 16 घटाएंगे 1 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 16। 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार, 2 अट्ठे 16। ठीक है, यहाँ बचा 4, अब 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4। ठीक है, अब बच्चों इस संख्या में भी 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 का भाग देना है। 2 का भाग 8 में 4 बार, फिर 2 का भाग 8 में 4 बार, फिर 2 का भाग 2 में 1 बार। ठीक है, अब बच्चों इस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा, इस संख्या में जाएगा 3 का भाग। ठीक है, तो 3 का भाग देना है। 3 का भाग 4 में 1 बार, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 14। 3 का भाग 14 में जाएगा भाई 3 चौक 12, 4 बार। ठीक है, 14 में से 12 घटा देंगे 2 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 21। 3 का भाग 21 में जाएगा 7 बार। ठीक है, अब बच्चों इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग 14 में 4 बार, 2 बचेंगे, 27 हो जाएगा, 3 नेम 27, 3 का भाग 27 में जाएगा 9 बार। ठीक है, अब बच्चों 49 में 3 का भाग नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 7 का भाग। ठीक है, 5 का भी भाग इसमें नहीं जाएगा, तो इसमें जाएगा 7 का भाग। 7 का भाग 49 में जाएगा 7 बार, 7 7 49। ठीक है, अब 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार, 7 1 7, यहाँ हमें 1 मिल गया, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो हमें इन सभी अभाज्य गुणनखंडों को रूट के अंदर लिख लेना है। ठीक है, 2 2 बार है, 3 2 बार है, 7 2 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, अब जोड़ा बनाते हैं। 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया, गुणा 3 का जोड़ा बन गया, 3 बाहर आ गया, गुणा 7 का जोड़ा बन गया, 7 बाहर आ गया। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। 2 3 6, 6 7 42, तो भाई 1764 का वर्गमूल हो जाता है 42। ये हो गया भाई थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं।
तो बच्चों अगली संख्या है 4096। चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो बच्चों ये संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, तो सबसे पहले हमें 2 का भाग देना है। ठीक है, 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, 0 आ जाएगा ज्यों का त्यों। 2 का भाग 9 में जाएगा 4 बार, 2 चौक 8, 9 में से 8 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 16। 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब बच्चों इस संख्या में भी 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, 0 ज्यों का त्यों आ जाएगा। 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, और 2 का भाग 8 में जाएगा, 2 चौक 8। ठीक है, अब बच्चों इस संख्या में भी 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10, फिर 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार, 2 एकम 2, और 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4। इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग 5 में 2 बार, 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 11। 2 का भाग 11 में जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10, 11 में से 10 को घटाएंगे 1 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 12। अब 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, 2 छंग 12। ठीक है, इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 5 में 2 बार, 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 16। 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार। ठीक है, अब इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग 12 में 6 बार, और 2 का भाग 8 में 4 बार। ठीक, अब इसमें भी बच्चों 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग 6 में 3 बार, 2 तियां 6, और 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 दूनी 4। इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग 3 में 1 बार, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा। 2 का भाग 12 में 6 बार, 2 छंग 12। 16 में भी 2 का भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार। भैया 8 में भी 2 का भाग चला जाएगा 4 बार। 4 में भी 2 का भाग चला जाएगा 2 बार। ठीक, अब 2 में भी 2 का भाग चला जाएगा 1 बार। तो यहाँ 1 हमें मिल गया। ये हो गए सारे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसमें केवल 2 ही 2 हैं। कितनी बार हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार है। ठीक है, तो यहां हमें इन सभी को रूट के अंदर लिख लेना है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12। ठीक है, जोड़ा बना लेते हैं। इनका जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया गुणा। इन दोनों का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया गुणा। इन दोनों का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया गुणा। इन दोनों का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया गुणा। इन दोनों का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया गुणा। इन दोनों का भी जोड़ा बन गया, तो ये भी 2 आ गया बाहर। ठीक है, अब इन सबकी गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो भाई 4096 का वर्गमूल हो जाता है 64। ये हो गया 4th पार्ट का आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अगली संख्या है बच्चों 7744। चलिए इसके भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें हमें सबसे पहले 2 का भाग दे लेना है। 2 का भाग 7 में 3 बार, 2 तियां 6, 1 बचेगा, 17 हो जाएगा। 2 का भाग 17 में 8 बार, 2 अट्ठे 16, 17 में 16 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 14। 2 का भाग 14 में जाएगा 7 बार, 2 सत्ते 14। अब 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4। ठीक है, इसमें भी 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 3 में जाएगा 1 बार, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ 18 हो जाएगा। 2 का भाग 18 में जाएगा 9 बार, 2 नहीं 18। ठीक है, अब 2 का भाग 7 में जाएगा 3 बार, 2 तियां 6, 7 में 6 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 12। 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, 2 छंग 12। ठीक, अब 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा। 2 का भाग 19 में जाएगा। कितनी बार जाएगा बच्चों? 2 ने 18, 9 बार जाएगा। ठीक है, 19 में से 18 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 13। 2 का भाग 13 में जाएगा 6 बार, 2 छंग 12। 13 में से 12 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 16। 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर से 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग 9 में जाएगा 4 बार, 2 चौक 8, 9 में से 8 को हटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 16। 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार, 2 अट्ठे 16। अब 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार, 2 चौक 8। ठीक है, फिर से 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 4 में 2 दूनी 4, 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 चौक 8, और 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 दूनी 4। फिर से 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 2 में 1 बार। ठीक है, अब बच्चों 121 में 2 का भाग नहीं जाएगा, ना ही इसमें 3 का भाग जाएगा, ना ही 5 का भाग जाएगा, ना ही 7 का भाग जाएगा। 11 का भाग चला जाएगा। ठीक है, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग नहीं जाएगा, 7 का भाग नहीं जाएगा। इसमें जाएगा भाई 11 का भाग। ठीक है, देखो 11 का भाग 12 में 1 बार जाएगा, 11 एकम 11। 12 में से 11 को घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 11। अब 11 का भाग 11 में 1 बार चला जाएगा, 11 एकम 11। ठीक है, तो 11 का भाग 121 में जाएगा 11 बार। ठीक, अब भाई 11 में 11 का भाग जाएगा 1 बार। ठीक है, यहाँ हमें 1 मिल गया, तो ये हो गया भाई अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2
कितनी बार है, 4 5 6 बार है और 11 2 बार है। ठीक है, तो इन सभी को भाई रूट के अंदर लिख लो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, फिर गुणा 11 गुणा 11 11। इसका जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, इसका जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, इसका जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, गुणा इसका जोड़ा बन गया, बाहर आ गया। ठीक है, सबकी गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 गुणा 11, 11 अट्ठे 88। ठीक है, ये हो गया भाई 7744 का वर्गमूल। ये हो गया फिफ्थ पार्ट का आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अगली संख्या है बच्चों 9604। चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग 9 में जाएगा 4 बार, 2 चौक 8, 9 में से 8 को हटाएंगे 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार। ठीक है, 0 आ जाएगा ज्यों का त्यों। अब 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, फिर इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 दूनी 4, 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 चौक 8, 0 आ जाएगा ज्यों का त्यों। अब 2 का भाग 2 में 1 बार। ठीक है, अब बच्चों इस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा, ना ही इसमें 3 का भाग जाएगा, ना ही जाएगा 5 का भाग, इसमें जाएगा 7 का भाग। ठीक है, तो 7 का भाग देंगे। 7 का भाग 24 में 3 बार जाएगा, 7 तियां 21। ठीक, 24 में से 21 को हटाएंगे, 3 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा भाई 30। अब 7 का भाग 30 में जाएगा 4 बार, 7 चौक 28, 30 में से 28 को हटाएंगे, 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 21। अब 7 का भाग जाएगा 21 में 3 बार, 7 तियां 21। ठीक है, अब बच्चों इसमें भी 7 का भाग चला जाएगा। 7 का भाग 34 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, 7 चौक 28। ठीक है, 34 में से 28 को घटाएंगे, 6 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 63। अब 7 का भाग 63 में जाएगा 9 बार, 7 नेम 63। ठीक है, अब 49 में 7 का भाग जाएगा 7 बार, और 7 में 7 का भाग जाएगा भाई 1 बार, 7 एकम 7 है, यहाँ हमें 1 मिल गया, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब इन सभी को हमें रूट के अंदर लिख लेना है। 2 2 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 7 है 4 बार, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। इन दोनों का जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, इन दोनों का जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, इन दोनों का जोड़ा बन गया, बाहर आ गया। गुणा कर लेते हैं, 2 सत्ते 14 और 14 सत्ते 98। ये हो जाता है बच्चों 9604 का वर्गमूल। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। बच्चों अगली संख्या हमें दे रखी है 5929। चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, ये संख्या ना तो 2 से विभाजित होगी, ना 3 से, ना 5 से, ये संख्या विभाजित होगी 7 से। ठीक है, 7 का भाग देना है सबसे पहले हमें। तो 7 का भाग 59 में कितनी बार जाएगा, 7 अट्ठे 56, 8 बार जाएगा। ठीक है, 59 में से 56 को हटाएंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 32। अब 7 का भाग 32 में जाएगा 4 बार, 7 चौक 28। ठीक है, 32 में से 28 को हटाएंगे, 4 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 49। अब 7 का भाग 49 में जाएगा भाई 7 बार। ठीक है, 7 सत्ते 49। अब बच्चों इसमें भी 7 का भाग चला जाएगा। ठीक, 7 का भाग 8 में जाएगा 1 बार, 7 एकम 7, 1 बचेगा, यहाँ 14 हो जाएगा। 7 का भाग 14 में जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14। अब 7 का भाग 7 में जाएगा 1 बार। ठीक है, अब बच्चों इस संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा, अब इसमें जाएगा 11 का भाग। ठीक है, 11 का भाग 12 में जाएगा 1 बार, 1 बचेगा, इधर 11 हो जाएगा, फिर 11 का भाग 11 में जाएगा 1 बार। ठीक, यहाँ हमें मिल गया 11, और 11 में 11 का भाग जाएगा 1 बार, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो इन सभी को हमें रूट के अंदर लिख लेना है। 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11, इन दोनों का जोड़ा बन गया, 7 बाहर आ गया, गुणा इन दोनों का जोड़ा बन गया, 11 बाहर आ गया, 7 गुणा 11 ये हो जाएगा 77। ये हो गया बच्चों 5929 का वर्गमूल। ठीक है, चलिए अगली संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। अगली संख्या है बच्चों 9216। चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो भाई इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 9 में 4 बार, 2 चौक 8, 9 में से 8 को हटाएंगे, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 2 का भाग 12 में 6 बार। ठीक है, अब 2 का भाग 1 में जा नहीं सकता, तो हमें दोनों ही अंक लेने होंगे, तो यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 दूनी 4, 2 का भाग 6 में 3 बार, 2 तियां 6, 0 आ जाएगा ज्यों का त्यों, 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 चौक 8, फिर से 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 3 में 1 बार, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 का भाग 10 में 5 बार, और 2 का भाग 4 में 2 बार,
फिर से 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 11 में जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 2 का भाग 15 में 7 बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 15 में 14 को घटाएंगे 1 बचेगा, अब 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, 2 छंग 12, ठीक है। फिर से 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 5 में 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 2 का भाग 17 में जाएगा 8 बार, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा भाई 16 हो जाएगा, 2 का भाग 16 में 8 बार, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 4 में 8 में 4 बार, 2 का भाग 8 में 4 बार, ठीक है। फिर से 2 का भाग जाएगा बच्चों, 2 का भाग 14 में 7 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 दूनी 4, ठीक। फिर से 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग 7 में जाएगा 3 बार, 2 तिया 6, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, अब 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, ठीक है। फिर से 2 का भाग जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा 18 बार। फिर से 2 का भाग जाएगा 9 बार, अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 का भाग, 3 का भाग 9 में 3 बार, ठीक। फिर 3 में 3 का भाग 1 बार। तो ये हो गया बच्चों अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब इनको हम यहां लिख लेते हैं। तो भाई 2 कितनी बार है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 2 है और 2 बार 3 है, ठीक है। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर है 3 2 बार 3 3, ठीक है। जोड़े बना लेते हैं। 2 का जोड़ा बन गया 2 बाहर गुणा, फिर 2 का जोड़ा बन गया 2 बाहर गुणा, 2 का जोड़ा बन गया 2 बाहर गुणा, 2 का जोड़ा बन गया 2 बाहर गुणा, इन दोनों का भी जोड़ा बन गया, यहां से भी 2 बाहर गुणा, 3 का जोड़ा बन गया 3 बाहर, ठीक है। अब सबकी गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तियां, तो बच्चों 32 तियां, 3 दूनी 6 और 3 तियां 9, 96, ठीक है। ये हो गया भाई 9216 का वर्गमूल। चलिए अगली संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। अगली संख्या है बच्चों 529। चलिए इसके भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, इस संख्या में ना तो 2 का भाग जाएगा, ना 3 का भाग जाएगा, ना 5 का भाग जाएगा, ना 7 का भाग जाएगा, ना 11 का भाग जाएगा, ना ही 13 का भाग जाएगा, ना ही 17 का भाग जाएगा। और 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 19। तो बच्चों इसमें 19 का भी भाग नहीं जाएगा। 19 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 23। तो बच्चों इसमें सीधे सीधे 23 का भाग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको 23 से भाग देना है, ठीक। 23 का भाग 52 में, ये जाएगा भाई 2 बार, 23 दूनी 46, 52 में से 46 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 6 बचेगा। तो यहां हो जाएगा 69 यानी 69। अब 23 का भाग 69 में जाएगा 3 बार, 23 तियां होता है 69, ठीक है। अब बच्चों 23 में 23 का ही भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहां में 1 मिल गया, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो इन दोनों को हमें रूट के अंदर लिख लेना है, 23 गुणा में 23, ठीक है। अब जोड़ा बन गया है तो भाई 23 आ जाएगा बाहर। तो ये हो गया भाई 729 का वर्गमूल। क्लियर है, आंसर हो गया। चलिए लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आखिरी संख्या हमें दे रखी है 8100। चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो बच्चों ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, तो सबसे पहले हमें इसमें 2 का भाग देना है, ठीक है। 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार, 2 चौक 8। अब बच्चों देखो 2 का भाग 1 में जा नहीं सकता है, तो हमें इन दोनों अंकों को एक साथ लेना है। जब हम 2 अंकों को एक साथ लेते हैं तो भाई हम बढ़ा लेते हैं 0, तो यहां हम बढ़ा लेंगे 0, ठीक है। अब 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10, यहाँ 0 बचा तो 0 आ जाएगा ज्यों का त्यों। अब बच्चों इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, ठीक। 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, 0 आ जाएगा ज्यों का त्यों। फिर 2 का भाग 5 में जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, इधर हो जाएगा 10, 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10, ठीक है। अब बच्चों इस संख्या में 2 का भाग नहीं जा सकता है। अब हमें यहाँ ये चेक करना है कि क्या इसमें 3 का भाग चला जाएगा। तो देखो बच्चों 2 + 0 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9, यानी इस संख्या के अंकों का योग है 9, और 9 बच्चों 3 से विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमें 3 का भाग देना है। 3 का भाग 20 में जाएगा 6 बार, 3 छंग 18, 20 में से 18 को घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 22। अब 3 का भाग 22 में जाएगा 7 बार, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 को हटाएंगे 1 बचेगा, इधर हो जाएगा 15। अब 2 का भाग 15 में जाएगा, सॉरी 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमें ये संख्या प्राप्त हुई है, क्या इसमें 3 का भाग जाएगा। तो देखो 6 + 7 कितना होता है बच्चों, 13, 13 + 5 कितना होता है 18,
18 3 से विभाजित हो जाती है, तो भाई ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। फिर से इसमें हमें 3 का भाग देना है। 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6। अब 3 का भाग 7 में जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, 7 में 6 घटाएंगे 1 बचेगा, इधर 15 हो जाएगा। 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15। ठीक है। अब बच्चों इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है। ठीक, तो 3 का भाग 22 में जाएगा 7 बार, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, इधर हो जाएगा 15। 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15। ठीक है। अब बच्चों इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग 7 में जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, 7 में 6 को हटाएंगे 1 बचेगा, इधर हो जाएगा 15। अब 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार। ठीक, अब बच्चों 25 में 3 का भाग नहीं जाएगा, अब इसमें जाएगा 5 का भाग, तो 5 का भाग 25 में जाएगा भाई 5 बार। ठीक है। अब 5 का भाग 5 में जाएगा 1 बार, तो यहां में 1 मिल गया। ये हो गया बच्चों अभाज्य गुणनखंड। ठीक, इनको हमें रूट के अंदर लिख लेना है। 2 कितनी बार है? 1 2, 2 बार 2 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार 3 है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, फिर 2 बार है बच्चों 5, तो गुणा में यहां लिख लेते हैं 5 गुणा 5। ठीक है। 2 का जोड़ा बन गया, 2 आ गया बाहर, गुणा इस 3 का जोड़ा बन गया, 3 आ गया बाहर, गुणा यहां 3 का जोड़ा बन गया, 3 भी आ गया बाहर, गुणा 5 का जोड़ा बन गया, 5 भी आ गया बाहर। सबकी गुणा कर लेते हैं। 2 3 6, 6 3 18, 18 पंजे 90, तो भाई ये हो जाएगा 8100 का वर्गमूल। लास्ट पार्ट का आंसर। यहां पर बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न नंबर 5 में बच्चों हमें ये टोटल 6 संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, और बच्चों ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। अब इस क्वेश्चन में हमें 2 चीजें बतानी है। सबसे पहली चीज हमें बतानी है कि हम इन संख्याओं को कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या से गुणा करें कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाएं। ठीक है। फिर दूसरी चीज हमें बतानी है कि जब ये पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाएंगी तो इन संख्याओं का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 252। ठीक है, तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक छोटी सी बात समझो। देखो बच्चों, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, जब हम इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमें जोड़े में प्राप्त होते हैं। ठीक है, और बच्चों जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, जब हम इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमें जोड़े में प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, ओके। अब बच्चों यहां पर हमें ये जो संख्या दे रखी है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो बच्चों जब हम इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड हमें जोड़े में प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, अब यहां हमें यह देखना होगा कि भाई वो कौन सा अभाज्य गुणनखंड है जो जोड़े में नहीं है। जो भी गुणनखंड जोड़े में नहीं होगा उसी गुणनखंड से हमें इस संख्या को गुणा कर देना है, तो ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, और बच्चों जब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी तो हम इस संख्या का वर्गमूल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाकी की चीजें आपको अच्छे से समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले तो भाई हमें 252 के करने हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो भाई 252 में 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, 2 का भाग 5 में जाएगा 2 बार, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार। 126 में भी 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार। 63 में 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा। 21 में 3 का भाग जाएगा 7 बार। ठीक, और 7 में भाई 7 का ही भाग जाएगा 1 बार। अब बच्चों यहां पर हमें 1 मिल गया, तो यहां पर हमें ये जो प्राप्त हुए हैं ये 252 के अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो बच्चों हम 252 को 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां हमें लिखना है 252 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, जब बच्चों हम इन सभी गुणनखंडों को आपस में गुणा करेंगे तो वापस से हमें 252 मिल जाएगा, तो भाई हम 252 को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें इन अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों 2 का जोड़ा बन गया, ठीक है, 3 का जोड़ा बन गया, ठीक है, लेकिन बच्चों इस 7 का जोड़ा नहीं बना है।
अब बच्चों 7 का जोड़ा क्यों नहीं बना है? क्योंकि भाई बच्चों हमें ये पता है कि 252 एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। अगर ये एक पूर्णवर्ग संख्या होती तो इन सब के जोड़े बन जाते, ठीक है। अब क्योंकि ये एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है इसीलिए यहां पर 7 का जोड़ा नहीं बना है, ठीक। अब बच्चों अगर हमें इस संख्या को एक पूर्णवर्ग संख्या बनाना है तो हमें क्या करना होगा? भाई हमें 7 का भी जोड़ा बनाना होगा, ठीक है। और 7 का जोड़ा हम कैसे बनाएंगे? तो बच्चों यहां हम 7 की गुणा कर देंगे तो भाई 7 का भी जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो यहां हमने देखा कि अगर हमें इस संख्या को एक पूर्णवर्ग संख्या बनाना है तो भाई हमें इस संख्या को 7 से गुणा करना होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहां पर हमें अपना एक आंसर मिल गया। आंसर क्या मिला है कि भाई अगर हम इस संख्या को 7 से गुणा कर देंगे तो ये संख्या एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हम अपना आंसर लिख देते हैं। तो बच्चों हमें आंसर में लिखना है क्योंकि 7 का युग्म नहीं है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। क्योंकि 7 का जोड़ा नहीं है अतः 252 को 7 से गुणा करने पर यह एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। भाई क्वेश्चन में सबसे पहले हमसे क्या पूछा है? यही तो पूछा है कि भाई हम 252 को कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या से गुणा करें कि 252 एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाए। तो भाई आंसर हो जाएगा 7। अगर हम 252 को 7 से गुणा करेंगे तो भाई 252 एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो भाई पहला आंसर हो गया हमारा, ठीक। अब हमें यहां यह बताना है कि जो भी पूर्णवर्ग संख्या बनेगी इसका वर्गमूल क्या होगा। तो देखो बच्चों 252 को 7 से गुणा करने पर संख्या मिलेगी हमें 1764। तो बच्चों ये एक पूर्णवर्ग संख्या है, ठीक है। अब हमें इस संख्या का वर्गमूल भी बताना है। तो चलिए वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसको हम रूट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब भाई 1764 के हमें अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं, ठीक है। और फिर वर्गमूल निकाल लेना है। तो देखो बच्चों यहां पर हमें 1764 के अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो बच्चों हमने 252 को 7 से गुणा किया तो हमें 1764 मिला, ठीक है। अब क्योंकि बच्चों हमारे पास 252 के अभाज्य गुणनखंड हैं जो कि ये रहे, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा? भाई 252 के अभाज्य गुणनखंडों में 7 का गुणा और कर देना है। तो हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे 1764 के, ठीक है। देखो 252 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ये हो गए 252 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब इसमें हमें 7 का गुणा और कर लेना है। तो अब ये जो अभाज्य गुणनखंड है ये हैं भाई 1764 के, ठीक है। तो यहां हमें 1764 के अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। अब फटाफट से हम भाई वर्गमूल निकाल लेते हैं। क्या करना होगा? हमें संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। 2 का जोड़ा बन गया तो भाई 2 आ जाएगा रूट के बाहर, ठीक है। गुणा 3 का जोड़ा बन गया, 3 भी आ जाएगा रूट के बाहर। गुणा 7 का जोड़ा बन गया तो 7 भी आ गया रूट के बाहर। अब इन तीनों संख्याओं का हमें गुणा कर लेना है। 2 3 6 6 7 42। तो भाई हमें मिल गया वर्गमूल। 1764 का वर्गमूल हो जाता है 42। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां पर हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को हमें इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 180। तो चलिए फटाफट से 180 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो वही 180 में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। 2 का भाग 18 में जाएगा 9 बार और 0 आ जाएगा ज्यों का त्यों। इसमें भी 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। कितनी बार जाएगा बच्चों? 45 बार। 45 में 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा बच्चों? 15 बार। 15 में भी 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा भाई? 5 बार। 5 में 5 का ही भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब यहां बच्चों हमें 1 मिल गया तो ये हो गए 180 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो बच्चों हम 180 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो 180 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। अब बच्चों हमें इन अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बनाना है। 2 का जोड़ा बन गया, ठीक है। 3 का जोड़ा बन गया, ठीक है। लेकिन इस 5 का जोड़ा नहीं बना, ठीक है। अब बच्चों अगर हमें इस संख्या को एक पूर्णवर्ग संख्या बनाना है तो हमें क्या करना होगा? भाई हमें इस 5 का भी जोड़ा बनाना होगा। और 5 का जोड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना है? तो बच्चों यहां हमें 5 का गुणा कर देना है, ठीक है।
तो भाई अगर हम इस संख्या को 5 से गुणा कर देंगे तो ये संख्या एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो हमें अपना एक आंसर मिल गया। तो यहां हमें आंसर लिख देना है। तो बच्चों हमें आंसर लिखना है, क्योंकि 5 का युग्म नहीं है अतः 180 को 5 से गुणा करने पर यह एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ये हो गया हमारा पहला आंसर। ठीक है, अब बच्चों हमें वर्गमूल निकालना है। तो बच्चों 180 को 5 से गुणा करने पर हमें संख्या मिलेगी भाई 900। ठीक है, अब ये 900 एक पूर्णवर्ग संख्या है, हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो 900 का हम निकालेंगे वर्गमूल। इसके लिए बच्चों हमें क्या करना होगा भाई, 900 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो बच्चों यहां पर भी हमें 900 के अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों हमने 180 को 5 से गुणा किया तो हमें 900 मिला। अब 180 के अभाज्य गुणनखंड है हमारे पास, तो हमें 180 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का गुणा और कर लेना है, तो हमें 900 के अभाज्य गुणनखंड मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई 180 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ये हो गया 180 के अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें हमें 5 का गुणा और कर लेना है, तो ये हो जाएंगे भाई 900 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्लियर हो गया। वर्गमूल निकाल लेते हैं। 2 का जोड़ा बन गया 2 रूट के बाहर गुणा 3 का जोड़ा बन गया 3 रूट के बाहर गुणा 5 का जोड़ा बन गया 5 रूट के बाहर। सबकी गुणा कर लेते हैं, 2 3 6 6 पंजे 30। तो भाई 900 का वर्गमूल हो जाएगा 30। ये हो गया बच्चों हमारा दूसरा आंसर। यहां पर हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में बच्चों संख्या है 1008। चलिए 1008 के फटाफट से अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो भाई इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 10 में 5 बार, 0 आ जाएगा ज्यों का त्यों। 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार, फिर से 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 5 में जाएगा 2 बार, 1 बचेगा यहाँ 10 हो जाएगा। 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार, 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, फिर से 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 5 में 2 बार, 1 बचेगा 12 हो जाएगा। 2 का भाग 12 में 6 बार, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 12 में 6 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार। अब बच्चों 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग 6 में 2 बार, 3 का भाग 3 में 1 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 7 बार। अब बच्चों 7 में 7 का ही भाग जाएगा 1 बार। ठीक है, अब यहां हमें 1 मिल गया। तो बच्चों ये हो गया अभाज्य गुणनखंड 1008 के। ठीक है, तो हम 1008 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो भाई 1008 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। तो भाई 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 का भी जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बना। तो अगर हमें इस संख्या को एक पूर्णवर्ग संख्या बनाना है तो हमें यहाँ 7 का गुणा करना होगा। ठीक है, इस प्रकार से 7 का भी जोड़ा बन जाएगा। तो हमारा एक आंसर हमें मिल गया। तो बच्चों हमें आंसर में लिखना है, क्योंकि 7 का युग्म नहीं है अतः 1008 को 7 से गुणा करने पर यह एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो भाई 1008 को 7 से गुणा करने पर हमें मिलेगा 7056। अब हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 7056 इसका हमें निकालना है वर्गमूल। तो देखो बच्चों 1008 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ये हो गए 1008 के अभाज्य गुणनखंड। अब अगर हम 1008 के अभाज्य गुणनखंडों में 7 का गुणा कर देंगे, किसका, 7 का, तो भाई ये हो जाएंगे 7056 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब जोड़ा बना लेते हैं। 2 का जोड़ा बन गया 2 रूट के बाहर आ गया, 2 का जोड़ा बन गया 2 रूट के बाहर आ गया, 3 का जोड़ा बन गया 3 रूट के बाहर आ गया, और 7 का जोड़ा बन गया 7 भी रूट के बाहर आ गया। अब इन सबको हमें गुणा कर लेना है। 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 सत्ते 84। तो भाई 7056 का वर्गमूल हो जाएगा 84। ये हो गया दूसरा आंसर। यहां पर हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में संख्या है 2028। चलिए फटाफट से इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार, 0 आ जाएगा ज्यों का त्यों। फिर 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार, 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार, फिर से हमें 2 का भाग देना है, 2 का भाग 10 में जाएगा भाई 5 बार। ठीक है, अब देखो बच्चों
2 का भाग 1 में तो जा नहीं सकता है, तो यहाँ हमें इस 4 को भी लेना होगा, यानी हमें यहाँ पर एक साथ 2 अंक लेने होंगे। जब बच्चों हम एक साथ 2 अंक लेते हैं तो हम 0 बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हमें 0 बढ़ा लेना है, ठीक है। अब 2 का भाग 14 में चला जाएगा भाई 7 बार, ठीक है। अब 507 में जाएगा 3 का भाग, 3 का भाग 5 में जाएगा एक बार, 3 एक कम 3, 5 में से 3 को घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 20। 3 का भाग 20 में जाएगा 6 बार, 3 छंग 18, 20 में से 18 को घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 27। 3 का भाग 27 में जाएगा 9 बार, 3 नेम 27, ठीक है। अब बच्चों इसमें ना 3 का भाग जाएगा, ना 5 का भाग जाएगा, ना 7 का भाग जाएगा, ना ही 11 का भाग जाएगा। इसमें सीधे सीधे भाग जाएगा भाई 13 का, ठीक है। 13 का भाग 16 में एक बार जाएगा, 13 एक कम 13, 16 में से 13 को घटाएंगे 3 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 39। 13 का भाग 39 में जाएगा 3 बार, 13 तिया 39। अब 13 में 13 का भाग जाएगा, 13 एक कम 13, यहाँ हमें 1 मिल गया, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड 2028 के। तो भाई हम 2028 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। तो 2028 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, ठीक है। देखो बच्चों 2 का जोड़ा बन गया, 13 का जोड़ा बन गया, लेकिन इस 3 का जोड़ा नहीं बना है। अब अगर हमें इस 3 का भी जोड़ा बनाना है तो हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर 3 का गुणा और कर देना है, तो 3 का भी जोड़ा बन जाएगा। इस प्रकार से बच्चों ये एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो अगर बच्चों हम इस संख्या को 3 से गुणा कर दें तो ये संख्या एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। तो बच्चों हमें आंसर लिखना है, क्योंकि 3 का युग्म नहीं है, अतः 2028 को 3 से गुणा करने पर यह एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ये हो गया हमारा पहला आंसर, ठीक है। अब बच्चों हमें वर्गमूल निकालना है, तो भाई 2028 को 3 से गुणा करने पर हमें बच्चों मिलेगा भाई 6084, ठीक है। अब हमें 6084 का वर्गमूल निकालना है, तो भाई 6084 का वर्गमूल भाई 2028 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, ठीक है। अब अगर बच्चों हम इसमें 3 का गुणा और कर देंगे तो ये हो जाएंगे भाई 6084 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब जोड़ा बना लेना है, 2 का जोड़ा बन गया, 2 रूट के बाहर आ गया, गुणा 3 का भी जोड़ा बन गया, 3 रूट के बाहर आ गया, गुणा 13 का जोड़ा बन गया, 13 भी रूट के बाहर आ गया, ठीक है। गुणा कर लेते हैं, 2 तिया 6 और 6 गुणा 13, ये हो जाएगा 13 छंग 78। ये हो गया भाई 6084 का वर्गमूल। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। यहाँ पर हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट में संख्या है 1458। चलिए फटाफट से इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। भाई सबसे पहले 2 का भाग देना है, 2 का भाग 14 में जाएगा 7 बार, 2 का भाग 5 में जाएगा 2 बार, 1 बचेगा, इधर 18 हो जाएगा, 2 का भाग 18 में जाएगा 9 बार, ठीक है। अब बच्चों इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग 7 में जाएगा 2 बार, 1 बचेगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 3 का भाग 12 में जाएगा 4 बार, फिर 3 का भाग 9 में जाएगा 3 बार, फिर से 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग 24 में जाएगा 8 बार, 3 का भाग 3 में जाएगा 1 बार, फिर से 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग 8 में जाएगा 2 बार, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 3 का भाग 21 में जाएगा भाई 7 बार, 27 में 3 का भाग जाएगा 9 बार, और 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, और 3 में भाई 3 का भाग जाएगा 1 बार, ठीक है। यहां हमें 1 मिल गया, तो ये हो गया भाई 1458 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो यहां हमें लिखना है 1458 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, ठीक है। अब जोड़ा बना लेते हैं। 2 का जोड़ा नहीं बना, 3 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया। अब क्योंकि 2 का जोड़ा नहीं बना है, तो अगर हम इस संख्या को 2 से गुणा कर देंगे तो ये संख्या एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो यहां हमें अपना आंसर लिख देना है। तो बच्चों हमें आंसर लिखना है, क्योंकि 2 का युग्म नहीं है, अतः 1458 को 2 से गुणा करने पर यह एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ये हो गया पहला आंसर। अब हमें वर्गमूल निकालना है। तो बच्चों 1458 को 2 से गुणा करने पर हमें संख्या मिलेगी 2916। तो भाई 2916 का हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हमें 1458 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेने हैं, जो कि हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
अब इसमें अगर हम 2 का गुणा और कर देंगे तो ये हो जाएगा भाई 2916 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बच्चों, अब वर्गमूल निकाल लेते हैं। 2 का जोड़ा बन गया 2 रूट के बाहर गुणा 3 का जोड़ा बन गया 3 रूट के बाहर गुणा 3 का जोड़ा बन गया 3 रूट के बाहर गुणा 3 का जोड़ा बन गया 3 रूट के बाहर। सबकी गुणा कर लेते हैं। 2 तियां 6, 6 तियां 18, 18 तियां 54, तो भाई वर्गमूल हो जाएगा 54। ठीक है, ये हो गया दूसरा आंसर। यहां पर हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 6th पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 768। तो हमें सबसे पहले 768 के इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। ठीक है, देखो बच्चों 2 का भाग 768 में जाएगा 384 बार, 384 में 2 का भाग जाएगा 192 बार, 192 में 2 का भाग जाएगा 96 बार, 96 में 2 का भाग जाएगा 48 बार, 48 में 2 का भाग जाएगा 24 बार, 24 में 2 का भाग जाएगा 12 बार, 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार, और 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। ठीक है, यहाँ पर हमें 1 मिल गया। ये हो गए भाई अभाज्य गुणनखंड 768 के। तो 768 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 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 3। ठीक है, अब यहाँ हमें जोड़े बनाने हैं। तो देखो बच्चों 2 का जोड़ा बन गया 2 का जोड़ा बन गया 2 का जोड़ा बन गया 2 का जोड़ा बन गया, लेकिन बच्चों इस 3 का जोड़ा नहीं बना है। तो अगर हम इस संख्या को 3 से गुणा कर दें तो ये एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपना आंसर लिख लेना है। तो बच्चों हमें आंसर लिखना है, क्योंकि 3 का युग्म नहीं है, अतः 768 को 3 से गुणा करने पर यह एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। अब बच्चों हमें वर्गमूल निकालना है। तो भाई 768 को 3 से गुणा करने पर हमें संख्या मिलेगी 2304। तो हमें 2304 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, भाई हम 768 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, जो कि हैं 2 गुणा 2, 2 बार हो गया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 2 है 8 बार। ठीक है, फिर 3 है 1 बार। ये हो गए भाई 768 के अभाज्य गुणनखंड। अब अगर हम इसमें 3 का गुणा और कर दें तो ये हो जाएंगे 2304 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब फटाफट से वर्गमूल निकाल लेते हैं। 2 का जोड़ा बन गया 2 रूट के बाहर गुणा 2 का जोड़ा बन गया 2 रूट के बाहर गुणा 2 का जोड़ा बन गया 2 रूट के बाहर गुणा 2 का जोड़ा बन गया 2 रूट के बाहर गुणा 3 का जोड़ा बन गया भाई 3 भी रूट के बाहर। ठीक है, अब इन सबकी हमें गुणा कर लेनी है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियां 48, तो भाई वर्गमूल हो जाएगा 48। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। यहां पर हमारा ये आंसर भी हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अब यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 6 में बच्चों हमें ये टोटल 6 संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, और बच्चों ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि हम इन संख्याओं को कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या से भाग दें कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाएं। ठीक है, और फिर हमसे ये भी बोला गया है कि जब ये पूर्ण संख्याएं बन जाएं तो इन संख्याओं का वर्गमूल भी बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 252। ठीक है, तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही सॉल्व करेंगे। बस अंतर इतना है कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमने गुणा किया था और इस क्वेश्चन में हम करेंगे भाग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 252 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भाई 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार, 2 का भाग 5 में जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 12। अब 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार। ठीक है, फिर से भाई 126 में 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार और 6 में जाएगा 3 बार। अब 63 में 3 का भाग जाएगा, 6 में 3 का भाग जाएगा 2 बार और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। 21 में 3 का भाग जाएगा 7 बार और 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। यहां हमें 1 मिल गया, तो ये हो गए अभाज्य गुणनखंड 252 के। तो हम 252 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, जब हम इन सभी अभाज्य गुणनखंडों की आपस में गुणा करेंगे तो हमें वापस से वही 252 मिल जाएगा। तो चाहे आप 252 लिखो चाहे इस तरह से लिखो, बात एक ही है। ठीक है, अब बच्चों यहां पर हमें जोड़े बनाने हैं। देखो 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बना। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें पता है कि 252 एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। अगर बच्चों ये एक पूर्णवर्ग संख्या होती तो इन सभी के जोड़े बन जाते। ठीक है,
अब क्योंकि 252 एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है इसीलिए 7 का जोड़ा नहीं बना है। ठीक, अब देखो बच्चों, अगर हमें इस संख्या को एक पूर्णवर्ग संख्या बनाना है तो हमें क्या करना होगा भाई, अगर हम इस संख्या को 7 से भाग दें तो 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और ये सभी गुणनखंड कैसे होंगे, जोड़े में होंगे। भाई 2 का जोड़ा होगा और 3 का भी जोड़ा होगा। जब अभाज्य गुणनखंड जोड़े में होते हैं तो संख्या कैसी होती है भाई, पूर्णवर्ग संख्या होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ हमें क्या करना है बच्चों, हमें भाई इस संख्या को 7 से भाग देना है। ठीक है, 7 से भाग देने पर 252 एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। तो हमें यहाँ पर अपना एक आंसर मिल गया। तो यहाँ हमें आंसर लिखना है, क्योंकि 7 का युग्म नहीं है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, क्योंकि 7 का जोड़ा नहीं है अतः 252 को 7 से भाग देने पर यह एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ये हो जाएगा बच्चों हमारा पहला आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन में हमसे सबसे पहले क्या पूछा है, यही तो पूछा है कि भाई 252 को हम कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या से भाग दें कि 252 एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाए। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब बच्चों हमें वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल हम कौन सी संख्या का निकालेंगे। तो देखो बच्चों, हम 252 को 7 से भाग देंगे तो हमें संख्या मिलेगी 36, और ये 36 एक पूर्णवर्ग संख्या है। इसी संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो 36 का वर्गमूल निकालने के लिए हमें 36 को रूट के अंदर लिखना है। ठीक है, अब हमें 36 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमें 36 के अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि बच्चों देखो, हमने 252 को 7 से भाग दिया तो हमें मिला है 36। ठीक, अब भाई 252 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं भाई, ये रहे। ठीक है, अब हम 252 के अभाज्य गुणनखंडों में 7 का भाग देंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी ये गुणनखंड बचेंगे ये किसके होंगे भाई, 36 के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमें 36 के भी अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है भाई, 7 का हमने भाग दिया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यही अभाज्य गुणनखंड बचते हैं, और ये अभाज्य गुणनखंड है 36 के। ठीक, देखो 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36। ठीक है, अब फटाफट से वर्गमूल निकाल लेते हैं। जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा बन गया, 2 रूट के बाहर आ गया, गुणा 3 का जोड़ा बन गया, 3 रूट के बाहर आ गया। ठीक, अब इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, 2 तियां 6, तो भाई 36 का वर्गमूल हो जाता है 6। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, आई होप सवाल आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो इसी तरह से हमें बाकी के सभी पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 2925। तो बच्चों सबसे पहले हमें 2925 के इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। देखो बच्चों, 2925 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो सबसे पहले हमें इसमें 3 का भाग देना है। ठीक है, 3 का भाग 2925 में जाएगा 975 बार। अब बच्चों 975 में भी 3 का भाग चला जाएगा, ये जाएगा भाई 325 बार। अब बच्चों 325 में 3 का भाग नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 5 का भाग, तो 325 में 5 का भाग जाएगा 65 बार। ठीक है, 65 में भी बच्चों 5 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 13 बार, और 13 में 13 का ही भाग जाएगा 1 बार। ठीक है, हमें यहाँ 1 मिल गया, तो ये हो गए अभाज्य गुणनखंड 2925 के। तो भाई हम 2925 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। ठीक है, अब हमें जोड़े बनाने हैं, तो भाई 3 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया, लेकिन 13 का जोड़ा नहीं बना। अब अगर बच्चों हमें इस संख्या को एक पूर्णवर्ग संख्या बनाना है तो हमें क्या करना होगा भाई, हमें इस संख्या को 13 से भाग दे देना है। जब हम इस संख्या को 13 से भाग देंगे तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, और ये होंगे भाई जोड़े में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर हमें अपना पहला आंसर मिल गया। आंसर क्या है बच्चों कि अगर हम 2925 को 13 से भाग देंगे तो 2925 एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमें आंसर लिख लेना है। तो बच्चों हमें आंसर में लिखना है, क्योंकि 13 का युग्म नहीं है अतः 2925 को 13 से भाग देने पर यह एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ये हो जाएगा बच्चों हमारा पहला आंसर। ठीक है, अब हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम 2925 को 13 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 225। ठीक है,
तो हमें बच्चों 225 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो 225 को हम लिख लेंगे रूट के अंदर। अब हमें 225 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी हमें 225 के अभाज्य गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई हमने 2925 को 13 से भाग दिया है, तो हमें मिला है 225, ठीक। अब 2925 के अभाज्य गुणनखंड ये रहे, हम इसमें 13 का भाग देंगे तो भाई 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो ये हो जाएंगे बच्चों 225 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, देखो 3 3 9, 9 पंजे 45, 45 पंजे 225, ठीक है। अब जोड़ा बना लेते हैं। 3 का जोड़ा बन गया 3 रूट के बाहर, गुणा 5 का जोड़ा बन गया 5 रूट के बाहर, दोनों की गुणा करेंगे 3 पंजे 15। तो भाई 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। यहाँ पर भी हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 396। सबसे पहले बच्चों हमें 396 के इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं, ठीक है। देखो 396 में 2 का भाग जाएगा 198 बार, 198 में 2 का भाग जाएगा 99 बार, 99 में 3 का भाग जाएगा 33 बार, 33 में 3 का भाग जाएगा 11 बार, 11 में 11 का ही भाग जाएगा 1 बार। हमें यहाँ 1 मिल गया, तो ये हो गया 396 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो बच्चों हम 396 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। अब हमें जोड़े बनाने हैं, तो भाई 2 का जोड़ा बन गया 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन बच्चों इस 11 का जोड़ा नहीं बना, ठीक। अब बच्चों अगर हमें इस संख्या को एक पूर्णवर्ग संख्या बनाना है तो हमें क्या करना होगा, भाई हमें इस संख्या को 11 से भाग देना होगा। जब हम इस संख्या को 11 से भाग देंगे तो भाई ये संख्या एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें अपना एक आंसर मिल गया। तो यहाँ हमें आंसर लिखना है, क्योंकि 11 का युग्म नहीं है अतः 396 को 11 से भाग देने पर यह एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ये हो जाएगा बच्चों हमारा पहला आंसर, ठीक है। अब हम वर्गमूल निकालेंगे। तो भाई 396 को 11 से भाग देंगे हमें 36 मिलेगा, 36 का हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्योंकि हमने 396 को 11 से भाग दिया तो हमें 36 मिला है, ठीक। अब 396 के अभाज्य गुणनखंड ये रहे, इसमें हम 11 का भाग देंगे तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ये हो जाएंगे 36 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो भाई 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा 2 बाहर, 3 का जोड़ा 3 बाहर, दोनों की गुणा करेंगे 6 मिल जाएगा। ये हो जाएगा भाई 36 का वर्गमूल। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 2645। तो सबसे पहले बच्चों हमें 2645 के इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं, ठीक है। देखो बच्चों 2645 में ना तो 2 का भाग जाएगा ना ही 3 का भाग जाएगा, इसमें जाएगा 5 का भाग। तो 5 का भाग 2645 में जाएगा 529 बार, ठीक है। अब बच्चों 529 में ना तो 2 का भाग जाएगा ना 3 का भाग जाएगा ना 7 का भाग जाएगा ना 11 का भाग जाएगा ना 13 का भाग जाएगा ना ही 17 का भाग जाएगा ना ही 19 का भाग जाएगा। इसमें सीधे सीधे जाएगा 23 का भाग, ठीक है। तो 23 का भाग 529 में जाएगा 23 बार। अब 23 में 23 का भाग जाएगा 1 बार, हमें यहाँ 1 मिल गया। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड 2645 के। तो हम 2645 को लिख सकते हैं 5 गुणा 23 गुणा 23, ठीक है। अब देखो बच्चों 23 का जोड़ा बन गया, लेकिन इस 5 का जोड़ा नहीं बना। तो अगर बच्चों हमें इस संख्या को एक पूर्णवर्ग संख्या बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें भाई इस संख्या को 5 से भाग देना होगा, ठीक है। जब हम इसको 5 से भाग देंगे तो ये एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ हमें अपना आंसर लिख देना है। तो बच्चों हमें आंसर लिखना है, क्योंकि 5 का युग्म नहीं है अतः 2645 को 5 से भाग देने पर यह एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ये हो जाएगा बच्चों हमारा पहला आंसर, ठीक है। अब हमें वर्गमूल निकालना है। तो भाई 2645 को 5 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 529, ठीक है। हमें 529 का वर्गमूल निकालना है। तो बच्चों 529 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, देखो बच्चों हमने 2645 में 5 का भाग दिया तो हमें मिला 529, ठीक। अब 2645 के अभाज्य गुणनखंड ये रहे, इसमें हम 5 का भाग देंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 23 गुणा 23। तो भाई यही हो जाएंगे 529 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों 23 का जोड़ा बन गया, तो भाई 23 आ जाएगा रूट के बाहर और यही हो जाएगा 529 का वर्गमूल। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। यहाँ पर हमारा आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 2800। तो सबसे पहले बच्चों हमें 2800 के इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। ठीक है, देखो बच्चों 2800 में 2 का भाग जाएगा 1400 बार, 1400 में 2 का भाग जाएगा 700 बार, 700 में 2 का भाग जाएगा 350 बार, 350 में 2 का भाग जाएगा 175 बार, और बच्चों 175 में 5 का भाग जाएगा 35 बार, 35 में 5 का भाग जाएगा 7 बार, और 7 में 7 का ही भाग जाएगा 1 बार। यहाँ में 1 मिल गया, तो ये हो गया 2800 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 2800 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब हमें जोड़े बनाने हैं, तो भाई 2 का जोड़ा बन गया, फिर 2 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया, लेकिन इस 7 का जोड़ा नहीं बना है। ठीक है, अब अगर बच्चों हमें इस संख्या को एक पूर्णवर्ग संख्या बनाना है तो हमें क्या करना होगा, भाई हमें इस संख्या को 7 से भाग दे देना है। जब हम इस संख्या को 7 से भाग दे देंगे तो ये पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमें आंसर में लिखना है, क्योंकि 7 का युग्म नहीं है अतः 2800 को 7 से भाग देने पर यह एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब हमें वर्गमूल निकालना है, तो भाई 2800 को 7 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 400, तो हमें 400 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, और 400 के बच्चों अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, भाई अगर यहाँ हम 7 का भाग देंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास बचेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, तो यही हो जाएंगे 400 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। जोड़ा बना लेते हैं, 2 का जोड़ा 2 रूट के बाहर गुणा, फिर 2 का जोड़ा 2 रूट के बाहर गुणा, 5 का जोड़ा 5 रूट के बाहर, सबकी गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो भाई 400 का वर्गमूल हो जाता है 20। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। चलिए लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों लास्ट पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 1620। तो सबसे पहले हमें 1620 के इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। ठीक है, देखो 1620 में 2 का भाग जाएगा 810 बार, 810 में 2 का भाग जाएगा 405 बार, 405 में 3 का भाग जाएगा 135 बार, 135 में 3 का भाग जाएगा 45 बार, 45 में 3 का भाग जाएगा 15 बार, 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। यहाँ हमें 1 मिल गया बच्चों, तो ये हो गया भाई 1620 के अभाज्य गुणनखंड। तो हम 1620 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, फिर से 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बना। ठीक है, अब बच्चों अगर हमें इस संख्या को एक पूर्णवर्ग संख्या बनाना है तो हमें क्या करना होगा, भाई हमें इस संख्या को 5 से भाग दे देना है। जब हम इस संख्या को 5 से भाग दे देंगे तो ये एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमें आंसर में लिखना है, क्योंकि 5 का युग्म नहीं है अतः 1620 को 5 से भाग देने पर यह एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। ठीक है, अब हमें वर्गमूल निकालना है, तो 1620 को 5 से भाग देंगे हमें मिलेगा 324, तो हमें 324 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो बच्चों 324 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, देखो बच्चों हमने 1620 को 5 से भाग दिया है, तो 1620 के अभाज्य गुणनखंड ये रहे, तो इसमें हम 5 का भाग देंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो यही हो जाएंगे 324 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। क्लियर हो गया बच्चों। अब फटाफट से जोड़ा बना लेते हैं, 2 का जोड़ा बन गया, 2 रूट के बाहर गुणा, 3 का जोड़ा बन गया, 3 रूट के बाहर गुणा, फिर से 3 का जोड़ा बन गया, तो 3 भी रूट के बाहर। ठीक है, सबकी गुणा कर लेते हैं, 2 तियाँ 6 और 6 तियाँ 18, तो भाई 324 का वर्गमूल हो जाएगा 18। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। यहाँ पर हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 7 में बच्चों हमसे बोला है कि एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों सवाल में हमसे विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, तो इसको हम मान लेंगे x। ठीक है, अब सवाल में हमसे बोला गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा, यानी हर एक विद्यार्थी द्वारा उतने ही रुपए दान में दिए गए जितने की विद्यार्थियों की संख्या थी। अब क्योंकि बच्चों यहाँ हमने विद्यार्थियों की संख्या x मान ली है, तब प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दान में दिए गए रुपए कितने हो जाएंगे भाई x। ठीक है, अब बच्चों हमें कुल दिया गया दान निकालना है।
कुल दिया गया दान का मतलब है कि सभी विद्यार्थियों ने मिलकर कुल कितने रुपए का दान दिया। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमने विद्यार्थियों की संख्या मानी है x और हर विद्यार्थी द्वारा x रुपए का ही दान दिया गया है। तो इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो हमें कुल दिया गया दान मिल जाएगा। ठीक है, आप ऐसे समझो कि मान लो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या है 10, तो हर विद्यार्थी ने 10 रुपए ही दान दिए हैं। अगर हर विद्यार्थी ने 10 रुपए दान दिए हैं बच्चों, तो 10 विद्यार्थियों द्वारा कुल कितना दान दिया गया भाई? 10 गुणा 10 यानी 100। ठीक है, तो यही काम हमने यहाँ किया है। तो x गुणा x बच्चों ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, तो कुल दिया गया दान हो गया x स्क्वायर। अब बच्चों कुल दिया गया दान ये हमें सवाल में दे रखा है 2401, तो भाई x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2401। क्यों बच्चों? क्योंकि x स्क्वायर क्या है भाई? कुल दिया गया दान, और 2401 क्या है भाई? कुल दिया गया दान। तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। ठीक है, अब यहां से बच्चों हम x का मान निकाल लेंगे। जो भी हमें x का मान मिलेगा वही हो जाएगा भाई हमारा आंसर, यानी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो भाई x का मान निकालने के लिए हमें इस स्क्वायर को हटाना है। तो स्क्वायर हटाएंगे, यहां बचेगा x बराबर में है 2401। हमने यहां से स्क्वायर हटाया है, तो बराबर के इस तरफ ये जो 2401 है ये आ जाएगा भाई रूट के अंदर। ठीक है, अब बच्चों हमें यहां पर 2401 का वर्गमूल निकाल लेना है। ठीक है, तो भाई इसका वर्गमूल हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो भाई हम 2401 के कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2401 में बच्चों 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा और ना ही 5 का भाग जाएगा, इसमें जाएगा 7 का भाग। ठीक है, 7 का भाग 24 में जाएगा 3 बार, 7 तियां 21। 24 में से 21 को घटाएंगे 3 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 30। 7 का भाग 30 में जाएगा 4 बार, 7 चौक 28। 30 में से 28 को घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 21। अब 7 का भाग 21 में जाएगा 3 बार, 7 तियां 21। ठीक है, अब बच्चों 343 में भी 7 का भाग चला जाएगा। 7 का भाग 34 में जाएगा 4 बार, 7 चौक 28। 34 में से 28 को घटाएंगे भाई 6 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 63। 7 का भाग 63 में जाएगा 9 बार, 7 नेम 63। अब बच्चों 49 में 7 का भाग जाएगा 7 बार, और 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। हमें यहाँ 1 मिल गया, तो ये हो गए 2401 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो भाई अंडररूट 2401 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। 4 बार 7 है, तो रूट के अंदर हम 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या करना है बच्चों? जोड़ा बनाना है। 7 का जोड़ा बन गया, 7 रूट के बाहर आ गया, गुणा इस 7 का जोड़ा बन गया, ये भी 7 रूट के बाहर आ गया। दोनों की गुणा कर लेते हैं, 7 गुणा 7 ये हो जाएगा बच्चों 49, और इधर है x, तो भाई x का मान हमें मिल गया 49। ठीक है, और यही हो जाता है बच्चों हमारा आंसर, क्योंकि हमने x किसे माना है भाई? हमने x कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या को माना है। ठीक है, तो x का मान हमें 49 मिल गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ हम आंसर लिख देते हैं कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या बराबर 49। तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 में बच्चों हमसे बोला है कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सारी चीजें आपको अच्छे से समझाता हुआ चलूंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन में हमसे पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में लगाए जाने वाले पौधों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो देखो बच्चों हम मान लेंगे कि पंक्तियों की संख्या x है। ठीक है, अब अगर बच्चों पंक्तियों की संख्या x है, तब बच्चों प्रत्येक पंक्ति में लगाए जाने वाले पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? ये भी x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सवाल में हमसे साफ साफ बोला गया है कि जितनी भी पंक्तियों की संख्या है उतने ही पौधे प्रत्येक पंक्ति में लगाए जाने हैं। तो भाई हमने पंक्तियों की संख्या x मान ली, तब बच्चों प्रत्येक पंक्ति में लगाए जाने वाले पौधों की संख्या x हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब बच्चों हम कुल लगाए गए पौधों की संख्या निकालेंगे। तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो देखो बच्चों भाई हमने पंक्तियों की संख्या मानी है x, ठीक है, और हर पंक्ति में x ही पौधे लगाए गए हैं, तो हमें इन दोनों को कर लेना है भाई गुणा। तो हमें क्या मिल जाएगा भाई? कुल लगाए गए पौधों की संख्या। चलिए इसको एक उदाहरण से समझाता हूं। देखो बच्चों
हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई पंक्तियों की जो संख्या है ये है 3, 1 2 3, ठीक। अब हर एक पंक्ति में बच्चों हमें 3-3 ही पौधे लगाने हैं। क्यों? क्योंकि हमसे बोला गया है कि भाई जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पौधे आपको हर एक पंक्ति में लगाने हैं। तो यहां पर 3 पंक्तियां हैं, तो हम हर एक पंक्ति में भाई 3-3 पौधे ही लगाएंगे। पहली पंक्ति में 3 पौधे, दूसरी पंक्ति में 3 पौधे और तीसरी पंक्ति में भी 3 पौधे, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके। अब यहां भाई 3 पंक्तियां हैं और हर एक पंक्ति में 3-3 ही पौधे हैं। अब अगर बच्चों हमें ये निकालना है कि इसमें कुल कितने पौधे हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, पंक्तियों की संख्या की गुणा कर लेंगे प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या से, ठीक है। तो 3 गुणा 3 हमें कितना मिल जाएगा? 9। तो भाई कुल पौधों की संख्या हो जाएगी 9। पहली पंक्ति में 3 पौधे, दूसरी पंक्ति में 3 पौधे और तीसरी पंक्ति में 3 पौधे, तो टोटल हो गए भाई 9 पौधे, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों? ओके। तो यही काम हमने यहां किया है, हमने पंक्तियों की संख्या की गुणा कर दी भाई प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या से, ठीक है। तो x गुणा x ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया कुल लगाए गए पौधों की संख्या, ठीक। अब बच्चों क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो कुल लगाए गए पौधे हैं ये हैं बच्चों 2025, ठीक है। तो भाई x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2025। क्यों? क्योंकि बच्चों x स्क्वायर क्या है भाई, कुल लगाए गए पौधों की संख्या है, ठीक है। और 2025 क्या है बच्चों, ये भी बच्चों कुल लगाए गए पौधों की संख्या है और ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में बराबर, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है भाई, हमें x का मान निकालना है। जो भी हमें x का मान मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो भाई x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस स्क्वायर को हटाना है। तो यहां रहेगा बच्चों x बराबर में है भाई 2025, ठीक। अब यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे तो भाई 2025 आ जाएगा रूट के अंदर। तो 2025 आ गया भाई रूट के अंदर। अब हमें क्या करना है बच्चों, 2025 का वर्गमूल निकाल लेना है, ठीक है। तो भाई 2025 का हम वर्गमूल निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसके लिए हमें इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। 2025 में 3 का भाग जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 3 का भाग 20 में जाएगा 6 बार, 3 संग 18, 20 में से 18 को घटाएंगे 2 बचेगा। 3 का भाग 22 में जाएगा भाई 7 बार, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 को हटाएंगे 1 बचेगा, 15 हो जाएगा। अब 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15। 675 में भी 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, 3 का भाग 7 में जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, 7 में से 6 को हटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 15। 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार, ठीक है। 225 में भी 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग 22 में जाएगा 7 बार, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 को हटाएंगे 1 बचेगा, 15 हो जाएगा। 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15। 75 में भी बच्चों 3 का ही भाग जाएगा, 3 का भाग 7 में जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, 7 में से 6 को घटाएंगे 1 बचेगा, 15 हो जाएगा। 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15। अब 25 में 5 का भाग जाएगा, 55 25, फिर 5 में 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। यहां में 1 मिल गया, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड 2025 के। तो भाई हम अंडरूट 2025 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 4 बार है और भाई 5 है 2 बार, 5 गुणा 5, और इसको हम लिखेंगे रूट के अंदर, ठीक है। तो हम अंडरूट 2025 को अंडरूट 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, जोड़ा बनाना है। 3 का जोड़ा बन गया, 3 रूट के बाहर गुणा, फिर से 3 का जोड़ा बन गया, 3 रूट के बाहर गुणा, फिर 5 का जोड़ा बन गया तो भाई 5 भी रूट के बाहर। अब इन सबकी हमें गुणा कर लेना है, 3 3 9 9 पंजे 45। तो हमें भाई x का मान मिल गया 45 और यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यानी पंक्तियों की संख्या 45 हो जाएगी और प्रत्येक पंक्ति में लगाए जाने वाले पौधों की संख्या भी हो जाएगी 45, ठीक है। तो यहां पर बच्चों हम अपना आंसर लिख देते हैं। तो बच्चों पंक्तियों की संख्या ये हो जाएगी भाई 45 और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ये भी हो जाएगी 45, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर हो गया भाई कंप्लीट। प्रश्न नंबर 9 है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें एक ऐसी सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए और 10 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
सारी चीजें मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, सवाल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों ही संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें पता है कि इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो इन तीनों संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है। अब अगर बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे केवल इतना ही पूछा गया होता कि भाई इन तीनों संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या बताओ, तो भाई हमारा आंसर हो जाता इन तीनों संख्याओं का एलसीएम। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे इन तीनों संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या पूछी गई है। तो यहां हमें बच्चों एक वर्ग संख्या बतानी है। ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, जो भी हमें एलसीएम मिलेगा उसी को हम एक वर्ग संख्या बनाएंगे, और इस प्रकार से हमें जो संख्या मिलेगी वो बच्चों इन तीनों ही संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या होगी। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बाकी की चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले बच्चों हमें 4, 9 और 10 का एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो देखो बच्चों 4 और 10 ये दोनों 2 से विभाजित हो जाएंगे, तो सबसे पहले हमें इसमें 2 का भाग देना है। 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 9 आ जाएगा ज्यों का त्यों, 10 में 2 का भाग जाएगा 5 बार। ठीक है। अब यहां 2 है तो इसमें फिर से 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार, 9 आ जाएगा ज्यों का त्यों, और भाई 2 का भाग 5 में भी नहीं जाएगा तो 5 भी आ जाएगा ज्यों का त्यों। अब 9 में बच्चों 3 का भाग चला जाएगा तो हमें 3 का भाग देना है। 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, 3 3 9, और 5 आ जाएगा ज्यों का त्यों, क्योंकि 5 में 3 का भाग जाएगा नहीं। अब यहां 3 है तो हमें फिर से 3 का भाग देना है। 3 का भाग 3 में जाएगा 1 बार, 3 1 3, और 5 में जाएगा नहीं तो 5 आ जाएगा ज्यों का त्यों। अब भाई 5 में 5 का भाग चला जाएगा, 1 1, और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। यहां हमें 1 1 मिल गया, तो यहां पर हमें ये जो अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई हैं इन सभी को हमें गुणा कर लेना है, तो हमें इन तीनों संख्याओं का एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है। तो बच्चों एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ये हो जाएगा बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इन सबकी गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा बच्चों 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, और 36 पंजे 180। तो वही एलसीएम हो जाता है 180। और बच्चों 180 वो सबसे छोटी संख्या है जो 4, 9 और 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन बच्चों 180 एक वर्ग संख्या नहीं है। देखो 180 के अभाज्य गुणनखंड ये रहे, अब ये जो गुणनखंड हैं ये जोड़े में नहीं है। 2 का जोड़ा तो है, 3 का जोड़ा भी है, लेकिन बच्चों इस 5 का जोड़ा नहीं है। अगर यहां 5 का भी जोड़ा होता तो जो भी संख्या होती है वो क्या होती, एक वर्ग संख्या होती। अब यहां 5 का जोड़ा नहीं है तो इसका मतलब 180 एक वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। अब हमें 180 को एक वर्ग संख्या बनाना है तो हमें क्या करना होगा भाई, यहां हमें 5 का गुणा और कर लेना है, तो भाई 5 का भी जोड़ा बन जाएगा, और इस प्रकार से ये एक वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है। तो भाई 180 को हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। 180 की 5 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 900। तो बच्चों ये 900 जो है ये एक वर्ग संख्या है। ठीक है। और ये संख्या सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो 4, 9 और 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। यही बच्चों हमारा हो जाता है आंसर। तो यहां पर हम अपना आंसर लिख देते हैं, 4, 9 और 10 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या ये हो जाएगी बच्चों 900। ठीक है। और ये हो जाता है भाई हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की ही तरह है, बस संख्याएं अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में संख्याएं 4, 9 और 10, जबकि यहां संख्याएं हैं 8, 15 और 20। तो वही हम इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले हमें इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना है ताकि हमें वो सबसे छोटी संख्या मिल जाए।
जो इन तीनों संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जब हमें वो संख्या मिल जाएगी तो हम उसको एक वर्ग संख्या बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए एलसीएम निकालते हैं 8, 15 और 20 का। तो देखो बच्चों 8 और 20 में 2 का भाग चला जाएगा, तो सबसे पहले हमें 2 का भाग देना है। 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार, 2 चौक 8। 15 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो 15 आ जाएगा ज्यों का त्यों। 20 में 2 का भाग जाएगा 10 बार, 2 दाई 20। ठीक है, अब बच्चों 4 और 10 इन दोनों में भी 2 का भाग चला जाएगा, तो फिर से हमें 2 का भाग देना है। 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, 15 आ जाएगा ज्यों का त्यों। 10 में 2 का भाग जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10। 2 में 2 का भाग चला जाएगा, फिर से हमें 2 का भाग देना है। 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार, 15 और 5 आ जाएंगे ज्यों के त्यों। ठीक है, अब बच्चों 15 में 3 का भाग जाएगा, तो हमें 3 का भाग देना है। 1, 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15, 5 आ जाएगा ज्यों का त्यों। अब इन दोनों में 5 का भाग जाएगा। 1, 5 का भाग 5 में 1 बार, 5 का भाग 5 में 1 बार, यहां हमें 1 1 मिल गया। अब हमें इन सबकी गुणा कर लेनी है, तो हमें इन तीनों संख्याओं का एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई एलसीएम ये हो जाएगा बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इन सबकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन 24, 24 पंजे 120। तो वही हमें मिलेगा 120। तो 120 हो जाता है एलसीएम। और बच्चों 120 वो सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन बच्चों 120 एक वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े नहीं है। देखो इस 2 का जोड़ा है, लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं है, 3 का जोड़ा नहीं है और 5 का भी जोड़ा नहीं है। तो बच्चों 120 एक वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब हमें इसको एक वर्ग संख्या बनाना है, तो हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें 2, 3 और 5 इन तीनों का ही जोड़ा बनाना होगा। 2 का जोड़ा बनाने के लिए हमें इसको 2 से गुणा कर लेना है, 3 का जोड़ा बनाने के लिए 3 से गुणा कर लेना है और 5 का जोड़ा बनाने के लिए 5 से गुणा कर लेना है। इस प्रकार से सभी अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन जाएंगे और ये एक वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो बच्चों हमें 120 को 2 से गुणा करना है, 2 का जोड़ा बन जाएगा। 3 से गुणा करना है, 3 का जोड़ा बन जाएगा और 5 से भी गुणा करना है, 5 का भी जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, अब इन सबकी गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 3600, जो कि एक वर्ग संख्या है। और बच्चों ये एक ऐसी वर्ग संख्या है जो सबसे छोटी वर्ग संख्या है, 8, 15 और 20 से विभाजित होने वाली। ठीक है, यानी 3600 8, 15 और 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या है। ठीक है, और यही हो जाता है हमारा आंसर। तो यहां हम आंसर लिख देते हैं 8, 15 और 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या ये हो जाती है बच्चों 3600। ठीक है, ये हो गया भाई आंसर। यहां पर बच्चों हमारी प्रश्नावली 5.3 कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।